स्टार्ट कर रहे हैं द साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर का दिया हुआ है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को जब आप देखोगे तो ये डेफिनेशन एकदम टू द पॉइंट वाला चीज़ है। ये बोलता है जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी जो हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स बताया है, वो पूरा फोकस करता है कि एक मैनेजर को कैसे बिहेव करना है। और साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलता है ये सब फालतू बातें हैं। मैनेजर को हमेशा ये मालूम होना चाहिए कि उसको क्या काम चाहिए और किस आदमी के थ्रू करवाना है, कैसे करवाना है और कम से कम दाम में करवाना है। दैट इज़ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो टेलर के हिसाब से साइंटिफिक मैनेजमेंट का बहुत सिंपल डेफिनेशन है, जहाँ पर वो बोलता है कि आपको पता होना चाहिए व्हाट यू वांट योर मैन टू डू, क्या आप अपने आदमी से क्या करवाना चाहते हो, और फिर देखो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, और फिर ये देखो कि कौन सा बेस्ट और चीपेस्ट वे है उस काम को करवाने के लिए। मतलब यू शुड बी नोइंग व्हाट यू वांट टू परफॉर्म, बाय whom you want to perform and how to perform and how to do it in the best and the cheapest way। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, किसके थ्रू करवाना है, एकदम चिप वे में, कम से कम टाइम में, सही ढंग से, सही चीज़ सही समय पर पहली बार ही हो जाए। दैट इज़ कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्प्लॉय और मैनेजर दोनों को ध्यान में रखता है, जबकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में मैंने क्या बोला था, हेनरी फ्योल का मेन फोकस क्या है, मैनेजर के ऊपर कि मैनेजर को कैसे बिहेव करना है। टेलर बोलता है कि नहीं, मैनेजर और एम्प्लॉयज़ दोनों को साथ में बिहेव करना पड़ेगा। क्लियर हो गया बात। अब अपने आ रहे हैं आगे में नेक्स्ट प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक और डेफिनेशन में बोलता है साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू साइंटिफिक रिसर्च प्रिंसिपल्स और मेथड जो डेराइव्ड होता है वो, और इन्वेस्टिगेशन जब अप्लाइड होता है मैनेजमेंट में, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, अप्लाइड, तो उससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी अचीव्ड होता है। तो बोलेगा भैया नहीं समझ में आया, तो मैं वापस समझा देता हूँ आपको। कहने का मतलब है थ्रू साइंटिफिक रिसर्च द principles and the methods which are derived and the investigation when applied together in the management to increase the organizational efficiency, then that is called scientific management। जब कोई रिसर्च के थ्रू आप कुछ प्रिंसिपल्स बनाते हो, प्रिंसिपल्स बेटा क्या है, अगर मैं आपको बोल दूँ बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन बेटा जो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उसके बारे में बेमतलब मैं आपको फिलोसॉफी झाड़ू, दैट इज़ नॉट गुड ना। तो हमेशा वही काम आपको अगर बताया जाए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो वो एक प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू ही वो प्रिंसिपल और मेथड आपका बनाया जा सकता है, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू बनाया जा सकता है। तो जब ये दोनों अप्लाई किया जाता है मैनेजमेंट में ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशनल का एफिशिएंसी अचीव हो सके, देन दैट इज़ कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ व्हाट this is the investigation and the principle and methods which are derived from scientific research when applied to the management to increase the organizational efficiency, then they are called the scientific management। एक रिसर्च के थ्रू जब आप कोई प्रिंसिपल्स डेवलप करते हो और जब इन्वेस्टिगेशन और प्रिंसिपल्स आप अप्लाई करते हो, इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है जो प्रिंसिपल्स आपने डेराइव किया उसको अप्लाई करते हो मैनेजमेंट में, उसका एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हो कि भाई इससे क्या होने वाला है, और तब आपका ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी जब बढ़ता है, देन दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट का कुछ प्रिंसिपल्स है, जिसमें पहला प्रिंसिपल्स है साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। तुम बोलेगा भैया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा एक सिंपल सा चीज़, अपने बचपन में सुनते थे ना कि ट्राई करते जाओ, हार मत मानो। ट्राई करो, आप हार गया तो उससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपका क्या गलती है, फिर ट्राई करो, आप हार गया कोई बात नहीं, अभी भी हार मत मानो, फिर ट्राई करो। ये सब अपने सुनते हैं। तो टेलर बोलता है ये सब बेकार बात है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक सिंपल सा मीनिंग है कि मैनेजर को मालूम होना चाहिए कि भाई मुझे क्या काम करना है और वो काम को कैसे करना है, और उस काम को इतने अच्छे तरीके से पहले ही डिज़ाइन कर ले कि एक बार में वो काम हो जाए, ताकि आपका वेस्टेज का ना हो, टाइम का नुकसान ना हो, पैसे का नुकसान ना हो। तो अकॉर्डिंग टू द टेलर,
performing the work one should know when and how the job to be done, and employers should ensure that how much work he should get done on per day basis, so that wastage of resources can be minimized. ध्यान से देखो क्या लिखो. रूल ऑफ थंब का मतलब वही होता है, करते जाओ, हार मत मानो जब तक कि काम सक्सेस नहीं हो जाए. अब बोलता है साइंटिफिक मैनेजमेंट में कि ये सब बेकार बात है कि आपका प्रिंसिपल हमेशा साइंस बेस्ड होना चाहिए, जिसका मतलब एक आदमी को हमेशा मालूम रहना चाहिए कि उसको कब और क्या काम करवाना है, और एम्प्लॉयर हमेशा अपना काम ये उसको मालूम होना चाहिए एम्प्लॉयर को कि वो काम कब और कैसे करवाना है और एक दिन में कितना काम करवाना है, ताकि रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो. रिसोर्सेज मतलब समय का नुकसान ना हो, पैसे का नुकसान ना हो, आदमी लोग का नुकसान ना हो, और आपका काम भी कंप्लीट हो जाए. नेक्स्ट आता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. अब तुम बोलेगा भैया इसका मतलब क्या हो गया. इसका मतलब ये हो गया कि आपको कभी भी अकेले सब कुछ नहीं करना है. जैसे हेनरी फ्योर्ड ने क्या बोला था, मैनेजर को ये करना है, मैनेजर को वो करना चाहिए, मैनेजर को ये करना चाहिए. ये टेलर बोलता है सब बेकार बात है. एम्प्लॉय और मैनेजर दोनों को मिल के काम करना होगा भाई. अगर एक ही कंपनी में दोनों साथ में काम परफॉर्म कर रहे हैं तो मैनेजर को मालूम होना चाहिए कि एम्प्लॉय के बिना उसका नहीं चलेगा, और एम्प्लॉय को मालूम होना चाहिए कि अगर मैनेजर कुछ भी बोल रहा है तो कंपनी का गोल और उसके भलाई के लिए बोल रहा है, तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशंस होना चाहिए, नहीं तो काम कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता. तो एक हार्मनी दोनों साइड से होना चाहिए, नॉट ओनली फ्रॉम मतलब जो एफर्ट है वो खाली मैनेजर नहीं, बल्कि एम्प्लॉय को भी मैनेजर की तरफ उतना ही एफर्ट देना होगा जितना मैनेजर को एम्प्लॉय की तरफ देना है. तो शॉर्ट में अगर बोले तो बोथ एम्प्लॉय एंड मैनेजर शुड वर्क in proper coordination to get the work done. मतलब दोनों तरफ से कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है. कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का भी मतलब सेम है. ये दोनों चीज़ सेम है बेटा, दोनों में से एक ही पॉइंट लिखो. ये जो होता है ना, इसी को बोला जाता है कि दिस इज़ नथिंग बट एन एक्सटेंशन फॉर्म ऑफ हार्मनी. तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि पॉइंट नंबर 2 और 3 एक साथ ही लिखिएगा, अलग अलग 2 पॉइंट में लिखने का दरकार नहीं है. मतलब इसमें भी वही है, कोऑपरेशन से काम होना है. अकेला आदमी कभी भी बिज़नेस में कोई काम को कंप्लीट नहीं कर पाएगा. तो वही ऊपर वाला ही पॉइंट है, उसी का जैसा सिमिलर पॉइंट है. नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपका साइंटिफिक सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर. तुम बोलेगा भैया इसका मतलब क्या हो गया. मैनेजर को हमेशा चाहिए कि वो देखे कि उसको क्या काम करवाना है. अगर उसको मालूम रहेगा मुझे ये काम करवाना है, तो वो उस काम के हिसाब से ही एम्प्लॉय लोग को चूज़ करेगा, ट्रेनिंग देगा और डेवलपमेंट करेगा, ताकि सही आदमी उसके कंपनी में आ सके, पैसा भी बचे और काम भी आपका सही तरीके से कंप्लीट हो जाए. तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि मैनेजर शुड एनालाइज the work thoroughly and based on that
एम्प्लॉयज शुड बी रिक्रूटेड एंड ट्रेंड। ठीक है, मैनेजर को हमेशा मालूम होना चाहिए क्या काम कराना है, तो उसके हिसाब से वो एम्प्लॉयज़ को चूज़ करेगा, अपॉइंट करेगा, रिक्रूटेड RECRUITED, और ट्रेनिंग देगा ताकि आपका काम सही तरीके से कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट है डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर। डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर। अब तुम बोलेगा भैया इसका मतलब क्या है? भाई मैनेजर कौन होता है कंपनी में जो डिसीज़न लेता है, और वर्कर कौन होता है जो काम को फॉलो करता है। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में एकदम क्लियर कट बोला है कि मैनेजर का काम है डिसीज़न लेना, एक्शन बनाना, और वो एक्शन को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? वर्कर का है। तो काम के बीच में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मैनेजर काम करने के लिए नहीं है, मैनेजर एक्शन और डिसीज़न बनाने के लिए, और वर्कर उस काम को करने के लिए। तो वर्कर को मालूम होना चाहिए कि उसका काम का पोर्ट्रे क्या है, और मैनेजर को भी मालूम है उसका काम का पोर्ट्रे क्या है। तो कन्फ्लिक्ट का कहीं पे कोई जगह नहीं रह जाता। तो रोल ऑफ मैनेजर इज़ टू मेक द डिसीजन and that of worker is to implement the work. For achievement of business goal. तो बिज़नेस का गोल तो तभी अचीव होगा जब दोनों मिलके काम करेंगे। तो कन्फ्लिक्ट होने का जगह नहीं है भाई। मैनेजर को एक्शन लेना है, वर्कर को काम करना है। तुम बोलेगा भैया लेकिन कई बार वर्कर लोग को तो ऐसा लगता है कि मैनेजर लोग प्रॉफिट खा गया, वो लोग को नहीं दे रहा है, और मैनेजर लोग को लगता है वर्कर लोग बेकार है। तो ये सब केस में क्या? तो बोलता है ये सब केस में एक सिंपल सा सॉल्यूशन, आप अपना आउटपुट बढ़ाइए। आउटपुट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपके कंपनी में प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, आउटपुट ज़्यादा बनेगा, बिकेगा, प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, तो अपने आप कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो एम्प्लॉय लोग भी ज़्यादा कमा रहा है और मैनेजर भी ज़्यादा कमा रहा है, तो वहीं पे बात ख़त्म हो गया ना। ज़बरदस्ती लड़ाई का बात ही नहीं रहेगा। आउटपुट बढ़ाइए, प्रॉफिट बढ़ाइए, तो काम का वहीं पे सारा कन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन ख़त्म। तो मेन रीज़न ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजर and employee is of profit sharing. So as per scientific principle, manager should work to increase the output and profit so that conflict can be resolved. कन्फ्लिक्ट ही ख़त्म हो जाए, नो टेंशन। समझ गया? अब बेटा एक बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ टाइम स्टडी। ये एक बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। तुम बोलेगा भैया इसके बारे में बताइए। तो बेटा कंसेप्ट ऑफ टाइम स्टडी क्या है? ये एक टेक्निक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक टेक्निक है। इसमें क्या होता है ना, बोल दिया जाता है कि कोई भी काम को अगर आपको करवाना है तो आप पहले से देख लो कि उस काम को कराने का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, उस काम को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए। अब वो कैसे डिसीज़न होगा? वो काम पहले जो एम्प्लॉय कर चुका है तो आपको देखना पड़ेगा कि ऑन एन एवरेज एम्प्लॉय उस काम को करने के लिए कितना टाइम ले रहा है। जैसे मान लो मैंने आपको पार्टनरशिप का एक सम दिया, तो मेरे को एक आइडिया है कि पार्टनरशिप का एक सम पूरा 15 मिनट में बन जाना चाहिए। मैं ये कैसे बता रहा हूँ? पुराने स्टूडेंट्स इसको मैं पढ़ाया हुआ हूँ, तो मैं देखा हुआ हूँ कि वो लोग उस सम्स को 15 मिनट में कंप्लीट कर लेता है। 3-4 साल में मैंने जब स्टूडेंट्स को पढ़ाया तो मैं ये देखा, तो मैं वही चीज़ मान के चल रहा हूँ कि आप भी उस सम्स को 15 मिनट में कंप्लीट करोगे। तो इसका मतलब मैं एक स्टैंडर्ड टाइम बना दिया कि एक सम्स को कंप्लीट करने का कितना टाइम है, 15 मिनट्स। दैट इज़ कॉल्ड टाइम स्टडी। टाइम स्टडी मीन्स द स्टैंडर्ड टाइम विद इन विच द वर्क इज नीडेड टू बी परफॉर्म्ड।
टाइम स्टडी मीन्स स्टैंडर्ड टाइम within which the work should be performed. ठीक है, और ये कैसे डिसाइड होता है ये स्टैंडर्ड टाइम? इट रिमेन्स बेस्ड ऑन एवरेज टाइम taken by employees in past. ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जो टेलर है वो ये बोलता है कि कम से कम 100 बार वो काम करवाओ, तब जाके उसका एवरेज निकालो, तब वो टाइम स्टडी करेक्ट आएगा। मतलब अगर कोई सम जो मैं आपको बोला 15 मिनट में बन रहा है, तो कम से कम वो सम 100 बार कराओ 100 जन से, तब जाके उसका एवरेज निकालो, तब आपको समझ में आएगा कि वो सम्स कितने देर में बन जाना चाहिए। तो टाइम स्टडी का सिंपल मीनिंग है कि एक काम को करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम का दरकार है। वो कैसे डिसाइड होता है कि एम्प्लॉय लोग पहले ये काम को कितना एवरेज मतलब कितने समय में कंप्लीट किया। टेलर बोलता है उस काम को 100 बार कराओ, फिर जाके उसका एवरेज निकालो। तुम बोलेगा भैया इसका फ़ायदा क्या होता है पहले से डिसाइड करने से? पहले से डिसाइड करने से बेटा अपने को मालूम रहता है कि कितना लेबर का खर्चा लगेगा, ठीक है, लेबर कॉस्ट मालूम पड़ जाता है, कितना वर्कर का दरकार पड़ेगा वो मालूम पड़ जाता है, कितना टाइम लगने वाला है उस काम को कंप्लीट करने के लिए वो मालूम पड़ जाता है, और वर्कर लोग कितने एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे और वो काम कितना अच्छा ढंग से होगा ये मालूम पड़ जाता है। तो दिस इज़ अबाउट टाइम स्टडी। ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है, जहाँ एक बार पूछा हुआ है राइट अ नोट ऑन टाइम स्टडी। नेक्स्ट आता है कंपैरिजन बिटवीन द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, यानी टेलर और फेयोल के बीच में कंपैरिजन बताओ। तो दो कंपैरिजन मैंने किया, एक सिमिलरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एक डिसिमिलरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। सिमिलरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे पहला पॉइंट तो ये है कि चाहे टेलर का प्रिंसिपल हो चाहे फेयोल का प्रिंसिपल हो, दोनों एफिशिएंसी बढ़ाने का बात करता है कि डिसीज़न का एफिशिएंसी बढ़े, बिजनेस का एफिशिएंसी बढ़े, कंपनी का एफिशिएंसी बढ़े। उसके ऊपर इसका भी प्रिंसिपल्स है, उसी के ऊपर इसका भी प्रिंसिपल्स है। अच्छा, दूसरा, दोनों जन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट को ज़्यादा ध्यान में रखा है और हमेशा बोलता है मैनेजर को अपने बारे में नहीं बल्कि कंपनी के बारे में सोचना चाहिए। तो दोनों के बीच में ये कॉमन है कि दोनों डिसीज़न का एफिशिएंसी के बारे में सोचता है और कंपनी के बारे में सोचता है। डिसिमिलरिटीज़ क्या है? डिसिमिलरिटीज़ है कि मैंने बताया था ना, फेयोल हमेशा मैनेजर के बारे में बोलता है, मैनेजर को ये करना होगा, मैनेजर को वो करना होगा, जबकि टेलर बोलता है नहीं, दोनों मैनेजर एम्प्लॉयज़ दोनों को करना पड़ेगा, एक जन को नहीं, दोनों मिल के काम करेगा तब जाके काम कंप्लीट हो पाएगा। सेकंड, फेयोल जो है वो बोलता है कि मेरा प्रिंसिपल यूनिवर्सली अप्लाई होगा, जबकि टेलर बोलता है कि नहीं, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो खाली इंडस्ट्री में अप्लाई होता है, सब जगह अप्लाई नहीं होगा। हॉस्पिटल्स का अपना अलग नियम होता है, स्कूल्स का अलग नियम होता है, तो हर जगह ये प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं होता। क्लियर हो गया बेटा? तो ये आपका पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। इसको अच्छा से देखो, थोरोली देखो, कहीं दिक्कत हो तो मुझे बता दो, ठीक है? बाय।